हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं माहिरा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल एपिक सीरीज़ में, जिसमें हम पीरियड्स एंड हिस्टोरिकल फिल्म्स एंड सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हमारी आज की सीरीज़ है चोखेर बाली। लिटरेचर की दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज़ से पुरस्कृत किया गया था। 1903 में उनकी एक नॉवेल आई थी चोखेर बाली। इस नॉवेल पर आधारित कई फिल्में बनी, जिसमें 2003 में ऐश्वर्या राय की फिल्म भी आई थी, जिसे ऋतुपर्णा घोष ने डायरेक्ट किया था। पर आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 2015 में आई एक सीरीज़ स्टोरीज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर है, जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया है। इस सीज़न में कुल 26 एपिसोड्स हैं, जिसमें कुल 14 स्टोरीज़ हैं। IMDb पे इसे 8.9 की रेटिंग्स मिली है, जो काफ़ी अच्छी है। टैगोर की स्टोरीज़ वुमेन साइकोलॉजी पर बेस्ड होती थी, और इस स्टोरी में भी हम वुमेन साइकोलॉजी के कुछ डीप पहलुओं को समझेंगे, जिनके किरदार आपके जहन में एक छाप छोड़ जाते हैं और आपको इसके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो आइए अपनी कहानी के किरदारों से मिलते हैं। विनोदिनी जो एक विधवा है, महेंद्र एक रिच ज़मींदार है, उसका बचपन का दोस्त बिहारी और महेंद्र की बीवी आशालता। कहानी की शुरुआत में हम बिहारी को देखते हैं, जो भारी बारिश और रास्ता बंद होने की वजह से रेलवे स्टेशन जाने का फैसला करता है। वहाँ उसकी मुलाकात विनोदिनी से होती है, और इसे देखकर हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और एक दूसरे की तलाश कर रहे हैं, मगर किस्मत से आज वो यहाँ मिल गए। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, और उनकी बातों से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि महेंद्र जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपनी माँ के लाए हुए विनोदिनी का रिश्ता ठुकरा देता है। अपनी माँ के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानता। विनोदिनी जो एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों वाली समझदार लड़की थी, शादी के कुछ दिन पहले महेंद्र के रिश्ता ठुकराने से परेशान उसकी माँ ये रिश्ता लेकर बिहारी के पास जाती है, जो महेंद्र के बचपन का दोस्त था। मगर हमें यह भी पता चलता है कि बिहारी उनके एहसानों तले दबा हुआ है, मगर बिहारी भी इस रिश्ते से मना कर देता है। कोई और रास्ता ना देखते हुए महेंद्र की माँ अपनी किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे के साथ विनोदिनी की शादी कर देती है, मगर शादी के कुछ दिनों बाद ही विनोदिनी विधवा हो जाती है। यहाँ कुछ दिनों बाद महेंद्र की भी शादी आशालता से हो जाती है। आशालता जो कि एक बेहद खूबसूरत मगर कम पढ़ी लिखी लड़की थी, महेंद्र ने बस उसके रूप को देखकर ही शादी की थी। शादी के बाद महेंद्र और आशालता एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। वहीं महेंद्र की माँ को ये लगता है कि उसका बेटा उसे भूल गया है। एज यूजुअल बहू के आने से सास को ये लगता है कि उसका बेटा बदल गया है, और वो अपने गांव चली जाती है। बिहारी भी उसके साथ उसे गांव तक छोड़ने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात विनोदिनी से होती है। बिहारी विनोदिनी की शख्सियत से बहुत इम्प्रेस होता है। विनोदिनी के दिल में भी हम बिहारी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर देख पाते हैं। वहीं एक दिन महेंद्र की चिट्ठी आती है बिहारी के लिए, जिसमें वो ये लिखता है कि वो आशालता के साथ कितना खुश है और उसे उसके अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, और इस बात को समझाने के लिए वो कुछ सेंशियस बातें भी लिखता है। ये चिट्ठी विनोदिनी भी पढ़ती है, और इसे पढ़ते वक्त उसे ये एहसास होता है कि अगर वो आशालता की जगह होती तो आज ये सुख उसे मिल रहा होता, और असल में महेंद्र ही उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार है। ये सारी बातें उसके दिमाग में एक तूफ़ान ला देती हैं, और वो महेंद्र की माँ के साथ उसके घर जाने का फ़ैसला करती है। महेंद्र के घर आकर वो इस बात का पक्का फ़ैसला कर लेती है कि उसे आशालता की जगह लेनी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इस काम को अंजाम देने लगती है। इसमें वो सबसे पहले आशालता से दोस्ती करती है। आशालता जो एक कम पढ़ी लिखी और सीधी सादी लड़की थी, वो विनोदिनी के गुणों को देखकर इससे बहुत इम्प्रेस होती है। जैसे विनोदिनी को इंग्लिश बोलना आता था, वो संगीत वगैरह भी जानती थी। आशालता और विनोदिनी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और वो अपनी दोस्ती को एक नाम देना चाहते हैं।
जिस पर विनोदिनी चोखेर बाली का नाम सजेस्ट करती है, मतलब आँख की किरकिरी। आशालता को ये नाम थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो इतना गौर नहीं करती। वहीं एक दिन महेंद्र विनोदिनी को पियानो बजाते हुए देखता है और वो इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है। धीरे धीरे वो विनोदिनी को नोटिस करने लगता है, जैसे कि उसका चेस खेलना, बुक्स पढ़ना, महेंद्र का ख्याल रखना, ये सब बातें उस पर असर डाल रही थी। वहीं एक दिन वो सब पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ महेंद्र की नज़र विनोदिनी पर ही होती है और उसे ऐसा करते हुए बिहारी ऑब्जर्व कर लेता है, जो विनोदिनी को इनडायरेक्टली समझाने की भी कोशिश करता है, मगर विनोदिनी उसे ये साफ कर देती है कि वो जो चाहती है वो करेगी। महेंद्र धीरे धीरे विनोदिनी को चाहने लगता है और उसे पाना चाहता है, और वो आशालता से अब बात बात पर झगड़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि आशालता उसके लायक नहीं है, जिसे कुछ भी नहीं आता। दुखी होकर आशालता अपने घर जाने का फैसला करती है, और यही तो महेंद्र चाहता था। बिहारी सब समझ रहा था। वो महेंद्र को समझाने की कोशिश करता है, मगर उल्टा महेंद्र उस पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि उसके दिल में आशालता के लिए फीलिंग्स है। दरअसल जब आशालता का रिश्ता महेंद्र के लिए आया था, तो महेंद्र उससे शादी नहीं करना चाहता था, और वो ज़बरदस्ती बिहारी को शादी के लिए राज़ी करता है। मगर जब वो लोग आशालता को देखने जाते हैं, तो महेंद्र आशालता को पसंद कर लेता है और खुद शादी कर लेता है। महेंद्र और बिहारी की ये बहस विनोदिनी और आशालता सुन लेते हैं, मगर ये सब सुनने के बाद भी आशालता को विनोदिनी पर कोई शक नहीं होता, और वो जाते हुए विनोदिनी को महेंद्र का ख्याल रखने के लिए बोलती जाती है। आशालता के जाने के बाद महेंद्र और विनोदिनी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, और यही तो वो चाहते थे। विनोदिनी उस सुख का एहसास करना चाहती थी जो आशालता को मिल रहा था, और उस मकाम को पाना चाहती थी जो उसका होना चाहिए था। मगर इन सब के बीच हम विनोदिनी के अंदर महेंद्र को लेकर किसी अटैचमेंट को नहीं देख पाते, क्योंकि वो सिर्फ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। उसे महेंद्र के लिए कोई फीलिंग वगैरह नहीं थी, बिकॉज महेंद्र के साथ रहते हुए उसे इस बात का पता चला कि वो एक सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ अपना सुख सोचता है। हालांकि वो बिहारी की अच्छाइयों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी, जो एक शांत, समझदार और अपने सुख से पहले दूसरों का सोचता था। ऐसे ही एक दिन बिहारी विनोदिनी को महेंद्र के साथ देख लेता है और नाराज़ होकर बाहर चला जाता है। विनोदिनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर बिहारी उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इस हादसे के बाद विनोदिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, और उसे समझ आता है कि ये सब जो भी हुआ वो गलत था। वो बिहारी को चिट्ठी लिखकर समझाने की कोशिश करती है और अपनी विडंबना को बताती है। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। बिहारी ये कहता है कि उसे विनोदिनी की कोई चिट्ठी नहीं मिली। उस पर विनोदिनी ये कहती है कि वो चिट्ठी गलती से महेंद्र के हाथ लग गई। यहाँ फिर से फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि आशालता वापस आती है और सीधे विनोदिनी के पास जाती है, मगर विनोदिनी उससे नहीं मिलती है। घर पर आशालता को महेंद्र की जेब में एक चिट्ठी मिलती है, जो विनोदिनी ने महेंद्र को लिखा था, जिसमें उसने ये सब खत्म करने के लिए कहा था, क्योंकि वो अपनी सहेली को और धोखा देना नहीं चाहती थी। ये चिट्ठी पढ़कर आशालता टूट जाती है। महेंद्र तो अब विनोदिनी के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। वो विनोदिनी को अपने साथ भाग चलने के लिए कहता है, मगर विनोदिनी अब उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, और उसी रात वो घर छोड़कर बिहारी के पास जाती है, मगर बिहारी तब तक कलकत्ता जा चुका होता है। कोई और रास्ता ना होते हुए वो अपने गांव चली जाती है, या महेंद्र उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर विनोदिनी साफ मना कर देती है। मगर जब महेंद्र उसे कलकत्ता जाने के लिए कहता है तो विनोदिनी मान जाती है, क्योंकि वो कलकत्ता जाकर बिहारी को ढूंढना चाहती थी। वो दोनों कलकत्ता पहुंच जाते हैं और विनोदिनी जिस काम के लिए आई थी वो करती है, मगर बहुत तलाश करने के बाद उसे ये पता चलता है कि बिहारी अब बनारस शिफ्ट हो गया है। अब विनोदिनी बहुत चालाकी से महेंद्र को बनारस जाने के लिए मना लेती है, और यहाँ भी वो बिहारी की तलाश शुरू कर देती है, मगर इस बार उसे महेंद्र देख लेता है और उसे सब समझ आ जाता है कि अब तक विनोदिनी उसे बेवकूफ़ बना रही थी। वो बिहारी से मिलता है और उसे बोलता है कि विनोदिनी मर चुकी है, और विनोदिनी को बहुत बुरा भला कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
प्रेजेंट टाइम में बिहारी बिनोदिनी से कहता है कि उसे महेंद्र की बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो मालदा उसके घर पहुंच जाता है, जहां उसे सच्चाई का पता चलता है। और पिछले 6 सालों से वो भी बिनोदिनी की तलाश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों बिछड़े प्रेमी अब मिल गए हैं, मगर तभी बिहारी से मिलने उसकी एक दोस्त आती है। बिनोदिनी उन्हें बातें करते हुए देखती है और उसे ये लगता है कि वो बिहारी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो एक विधवा है और बिहारी के साथ रहकर वो उसकी मुश्किलें और बढ़ा देगी। और ये सोचकर वो बिहारी के नाम एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसमें वो ये लिखती है कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे और उनका साथ बस यहीं तक था और अगले जन्म में वो ज़रूर मिलेंगे। इस कहानी में टैगोर ने उस दौर में विधवाओं की हालत को बताया है कि किस तरह समाज उन्हें नज़रअंदाज करता है और विधवापन उनके सारे गुणों को ढक देता है और वो समाज की आंखों की किरकिरी यानी चोखेर बाली बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसी एपिक फिल्में और सीरीज़ के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी एपिक फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।